नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। इजराइल अमेरिका का ईरान के साथ चल रहा युद्ध अब अंतिम दौर में है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही दिनों की बात है, मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित हो जाएगी। लेकिन यह सब तभी संभव है जब ईरान इस पर अपनी सहमति दे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है, ये सब ईरान की तरफ से जब तक मिसाइलों के अटैक रोके नहीं जाते तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमलों के लिए 5 दिन का प्रतिबंध लगाया गया, मतलब युद्ध विराम है, सीज फायर है। बावजूद इसके युद्ध जारी भी है। कभी इजराइल हमला कर देता है, कभी ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइलें दाग दी जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग को खत्म करने के लिए ईरान के सामने 15 शर्तों वाला शांति प्रस्ताव रखा है, जिसमें युद्ध विराम से लेकर परमाणु कार्यक्रम रोकने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने की शर्तें शामिल हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम को लेकर मध्यस्थता की जा रही है, लेकिन इन दावों पर इसलिए यकीन नहीं हो सकता क्योंकि ईरान ने ही पाकिस्तान को बैरंग कर दिया। यानी पाकिस्तान के जो जहाज ईरान के हॉर्मुज से गुजरने वाले थे उनको रोक दिया, मुड़ गए, वो वापस मुड़ गए। जबकि भारत के जहाज बिना रोक टोक हॉर्मुज से ईंधन लेकर के भारत पहुंच चुके भी हैं और पहुंचने वाले भी हैं। फिलहाल दोनों तरफ से, यानी ईरान, इजराइल, अमेरिका की तरफ से युद्ध अपनी तरह से जारी भी है और रुका भी है। कागजों पर रुका है कि वास्तविक में रुका है, यह कहना एक अजीब सी स्थिति पैदा कर रहा है, क्योंकि घोषणाओं का दौर है, बातों का दौर है। कई देशों में ऊर्जा का संकट भी बरकरार है। युद्ध कब थमेगा इसको लेकर के अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से युद्ध जीतने का भी दावा किया जा रहा है। रोका भी गया, सीज फायर भी, और जीतने का भी दावा है। ट्रंप का दावा है कि ईरान इस पर सहमत हो गया कि वो परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। ईरान ने इस बात पर सहमति जताई है कि वो अपने परमाणु हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यहां तक दावा किया है कि ईरान में अच्छे लोगों ने उनकी बात मान ली है और उन्हें गिफ्ट भेज दिया है। ट्रंप ने बयान दिया है जिसमें यह कहा गया कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़े तेल और गैस संबंधित तोहफे उन्हें भेजे गए हैं। यह तोहफा काफी खास है। अब इस तोहफे में क्या है क्या नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप जो आज कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं, अपनी तरह से युद्ध शुरू किया, फिर अपनी तरफ से सीज फायर किया, आप कह रहे हैं कि युद्ध अंतिम दौर में पहुंच गया है और 15 दिन में युद्ध खत्म भी हो जाएगा। क्राइसिस बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान जिस तरीके से हर जगह मुंह की खाता है, ईरान ने भी उसके 2 चपाट लगा दिए हैं कि भाई तेरे जहाज नहीं निकलने हैं, वो वहीं खड़े हैं, मुड़ गए वापस। तो अब ये जो वैश्विक स्थिति बनी हुई है, इसमें कहां किस तरीके की स्थिति है और क्या वास्तव में ये युद्ध रुकने वाला है, इन सारी चीजों को हम टटोलने की कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे में। लेकिन उससे पहले कुछ बयान। मुझे तो अंदेशा था, मैं तो हैरान था कि पाकिस्तान में लोग सोच रहे हैं कि हम मध्यस्थता करेंगे। पाकिस्तान की हरकतें बहुत दोहरी चाल रही है। हमेशा रन विद द एयर, हंट विद द हाउंड्स, कि इस साइड भी रहो, उस साइड भी रहो, सबका चार्ली बनाओ और फिर सब मिलके आपका चार्ली बनाते हैं। अब ये बड़ी दुखदाई चीज है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा चतुर हो जाओ, पूरी जो अफगानिस्तान में वॉर चली थी अमेरिका की, उसके दौरान दोनों साइड्स को प्ले कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये होगी है, एक तो इतनी सारी शिप्स फंसी पड़ी हैं तो ट्रैफिक जैम्स हो रखा है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो निकलने का है वहाँ एक टेक्निकल डिफिकल्टी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ज़्यादा गहरी नहीं है, ज़्यादातर ये 200 फुट का पानी है बस, और एक जगह है बीच में जहाँ पे ज़्यादा गहरी, यहाँ पे बड़े बड़े टैंकर्स जा सकते हैं जो 1-1 मिलियन बैरल्स के और लाख टन के। तो वो एक तरह की सिंगल लेन है। अब उस सिंगल लेन से निकलने के लिए इनको क्लियरेंस लेनी पड़ रही है सबको ऑन केस बाय केस बेसिस। अब वो क्लियरेंस में डिले है या पाकिस्तानी शिप ने लिया नहीं है, तो ये मामला मैं उस नज़र से देखता हूँ। इसका बिगर पाकिस्तान ईरान रिलेशंस के एंगल से नहीं, शिप्स सबकी निकल रही हैं पर धीरे धीरे निकल रही हैं और सबको क्लियरेंस लेनी पड़ रही है। तो फिलहाल मुझे लगता है मामला ज़्यादा है कि ये जो भी शिप होगी, जैसे कैप्टन ने कुछ क्लियरेंस ली है या नहीं ली है या जो कुछ करने का करा है, इस कारण उसको रोका गया है। बिल्कुल, अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे और अमेरिका अपने ज़िद पे रहा कि मैं जंग जारी रखूँगा, वो अगर वो
अमेरिका को अभी ईरान के शराइत पे आना पड़ेगा, क्योंकि मुज़ाकरात के दौरान आपने हमला किया, उन्होंने नहीं किया, पहला आपने किया, अमेरिका ने की। अब अमेरिका को ईरान के शराइत तस्लीम करने पड़ेंगे, उसके बाद मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकेंगे। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो ये बिल्कुल तीसरी आलमी जंग हो जाएगी। और इसी मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ कर्नल दिनेश शर्मा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर अजिताभ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कर्नल दिनेश शर्मा जी कि अभी युद्ध की क्या स्थिति है। ट्रंप सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। वो कह रहे हैं ईरान से हमारे लिए गिफ्ट आया है और वो गिफ्ट बहुत अच्छा है। हमारी जिन लोगों से बातचीत हो रही है वो बड़े जानकार लोग हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। दूसरी तरफ ये पता चलता है कि ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया है, इजराइल ने भी पलट करके कुछ मिसाइलें छोड़ दी हैं। तो ताज़ा स्थिति, इसका आकलन कैसे किया जाएगा? युद्ध की कोई ऐसी सूरत होती है जिसमें नेताओं के बयान से इतर भी कोई एंगल हो जिसको हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बता सकें? शेखर जी धन्यवाद, मुझे आपने अपने मंच के ऊपर मौका दिया उस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए, मिलिट्री वारफेयर के ऊपर बातचीत करने के लिए, जो कि एक सैनिक के बहुत दिल के करीब होती है। धन्यवाद। अब देखिए साहब, ऐसा है कि फॉग ऑफ वार, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं कि युद्ध का धुंधलापन, युद्ध के धुंधलेपन के अंदर किसी की भी स्थिति क्लियर नहीं होती है कि पक्ष की विजय हो रही है या विपक्ष की विजय हो रही है। जब तक कि ये सिचुएशन क्लियर नहीं होती है तो आप कुछ नहीं कह सकते हैं कि युद्ध का अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव। देखिए साहब, ऐसा होता है कि जिस समय युद्ध होते हैं, जब मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप अपने टारगेट सेट करते हैं कि आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या हैं और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या हैं। जब आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं तो आप उसी दिशा के अंदर अपनी प्लानिंग और अपनी पूरी सैन्य ताकत को लगा देते हैं। लेकिन अगर युद्ध के दौरान जो है आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बदली होते रहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपको अल्टीमेटली अपने स्ट्रैटेजिक एम कभी भी आप अचीव नहीं कर पाएंगे। अभी ये ताजा स्थिति जो युद्ध चल रहा है, इसके अंदर 3 पार्टीज हैं, जैसा कि जग जाहिर है। अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टाइम टू टाइम जो है बदली होते रहते हैं। मैं अप्रिशिएट करूंगा इजराइल को और ईरान को। इजराइल का जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है कि हमने ईरान की आर्म्ड फोर्सेस को और उसके संसाधनों को और इसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से बर्बाद करना है, और वो उसी प्रकार से हमले कर रहा है और वो इंश्योर करना चाहता है कि आने वाले दिनों में ईरान की तरफ से उसके ऊपर कुछ खतरा ना हो। अब दूसरी तरफ आपका आ जाता ईरान। ईरान ने जो है 2007 से जो है अमेरिका किस प्रकार से लड़ाइयां लड़ता है, उन्होंने बहुत गहराई से जो है उनका आंकलन किया है 2007 से, और उसी प्रकार से जो है उन्होंने अपनी फोर्सेस को जो है डेलीगेशन ऑफ पावर जिसे कहते हैं वो किया है, जिसका कि जीता जागता सबूत आपके सामने है कि उनकी टॉप की लीडरशिप को भी खत्म कर दिया, लेकिन स्टिल वो जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आ जाती है आपका नेक्स्ट पॉइंट कि नेताओं की जो स्टेटमेंट होती है। देखिए शेखर साहब, युद्ध के अंदर सिर्फ 2 सेनाएं ही नहीं लड़ती हैं, उसके अलावा भी कई ऐसे टूल होते हैं जो कि युद्ध के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको कि आर्मी की भाषा में कहते हैं डिसेप्शन प्लान, कि आप करना कुछ चाहते हैं और आप दिखाते कुछ हैं। दूसरा हो जाता है साइकोलॉजिकली वारफेयर। आप इस प्रकार की स्टेटमेंटें या इस प्रकार का सोशल मीडिया के ऊपर भ्रम फैलाते हैं, जिससे ये दुश्मन की सेना के अंदर और दुश्मन की जो पॉपुलेशन है उनके अंदर एक प्रकार का भ्रम या भय पैदा होता है, जिससे कि दुश्मन की सेना के लड़ने का मोराल जो है डाउन हो जाता। अब फाइनली आ जाते हैं ट्रंप साहब की स्टेटमेंट के ऊपर। देखिए शेखर साहब, ट्रंप साहब जो हैं वो जब से प्रेसिडेंट बने हुए हैं
उन्होंने एक प्रकार से उथल पुथल मचा रखी है। ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और अनकन्वेंशनल किस्म के प्रेसिडेंट साबित हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। आप अभी कुछ कहते हैं, 2 घंटे के बाद जो है आपकी स्टेटमेंट चेंज हो जाते हैं। मैं छोटे से मतलब लेटेस्ट उदाहरण देता हूं। पहले आपने कहा कि हम 48 घंटे देते हैं ईरान को, अगर इन्होंने हार्मुज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को नहीं खोला तो हम इनके जितने भी पावर स्ट्रक्चर हैं या पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर हमला करेंगे। अरे साहब, अभी तक 48 घंटे पूरे ही नहीं हुए थे और उससे पहले जो है ईरान ने जो है काउंटर वार्निंग दे दी कि अगर हमारे पावर प्लांट के ऊपर अटैक हुआ तो हम गल्फ कंट्रीज के सभी पावर प्लांट के ऊपर अटैक करेंगे और जितना उनका इवन जो पीने के पानी के संसाधन हैं, प्लांट है, हम उनको भी बर्बाद करेंगे। तो ट्रंप साहब ने पैर पीछे खींच लिया और उसके बाद बोला कि हम 5 दिनों के लिए जो है हमने ये युद्ध टाल दिया। अभी 48 घंटे पूरे होने दीजिए, उसके बाद ही आप 5 दिन का दे दिया। अच्छा, 5 दिन के दौरान ही जो है वो स्टेटमेंटें दे रहे हैं कि हमें बड़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, ईरान की तरफ से बातचीत हो रही है, नेगोशिएशन हो रहा है, ईरान जो है मान गया है परमाणु बम ठीक है नहीं कर्नल साहब, बनाएगा। और यानी इस प्रकार के जो चलते स्थिति है उसको आपने स्पष्ट करने की कोशिश की है। हम इस वार्ता को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जावेद अहमद जी भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हम उनसे ईरान का जो इस समय वहां पर जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जावेद साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जितनी स्थिति ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है, मिलिट्री वहां पर अभी भी ऑपरेट कर रही है, ट्रंप कह रहे हैं कि हमें तोहफे आ रहे हैं अब ईरान से, और ईरान अपनी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट दे नहीं रहा है, और जो लोग दे भी रहे हैं वो कितने ऑथराइज्ड हैं इसको लेकर के संशय है। अब सवाल इस बात का है कि दुनिया भर में अलग अलग देशों में भारत के साथ साथ प्रदर्शन हुए जब खामनेई नहीं रहे, तो ऐसे में इस स्टेटस को कैसे समझा जाए? ईरान का स्टेटस इस समय क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही वाजिब सवाल है और जिस पे जो मंथन आप कर रहे हैं, जो हमारे पैनलिस्ट के जो व्यूज हैं, वो वार स्ट्रेटजी के राउंड द कॉर्नर जो अपडेट्स हैं उसमें ईरान की जो मौजूदा सिचुएशन है वो बहुत सी खबरें आप तक नहीं आ पाती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो एक ट्रेडिशनल और कन्वेंशन वार की तरह से लड़ रहे हैं और उनका पूरा मामला डिसेंट्रलाइज है। तो आप देखेंगे कि जब से वार वहां शुरू हुआ है तो कोई नेटवर्क या किसी तरह का सैटेलाइट कम्युनिकेशन बैन है और आवाम में उसकी किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन या आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है डिजिटली अवेलेबल नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरा, जो सामाजिक तौर पे और मजहबी तौर पे जो इवॉल्वमेंट है, लोगों में जोश बहुत है। जोश इस बात का है कि ईरान एक बहुत ही इकोनॉमिक क्राइसिस और तमाम पाबंदियों के बाद जिस तरह से सुपर पावर के सामने अपनी प्रस्तुति की है वो काबिल तारीफ है। उससे आवाम उसकी बहुत ही लबरेज है। और दूसरी तरफ जो अमेरिका के बदलते हुए पैतरे जो हैं वो एक बात को साबित करता है पूरी दुनिया में कि राजा जो है वो कहीं न कहीं डिप्रेशन मोड में जा रहा है या घबराया हुआ है, या जो उसके आकलन थे, जो उसके एस्टिमेट थे वो दुरुस्त नहीं थे। और ईरान को अंडर करके वो जो कुछ भी कर रहा है वो एक तरह से अफरा तफरी के माहौल में फैसला ले रहा है। जैसे कि पाकिस्तान की तरफ एक तरह का एक नेगोशिएशन टेबल का शेयर करना वो पूरी दुनिया को चौंकाने वाली बात है। इसी तरह हिंदुस्तान के काउंटर पार्ट में आप देखेंगे तो उनको किसी धर्म या किसी शिया या सिख से समर्थन नहीं है। दुनिया को तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं, उसमें भारत की भी आवाम है, मुल्क की आवाम है। जाहिर सी बात है वो इस बात का समर्थन करता है कि जो तानाशाह जो बादशाह है, जो हुकूमत अमेरिका की है, वो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए जो सराउंडिंग या जो सऊदी या गल्फ के जो कंट्री हैं, जो मुल्क हैं, उन पे जो इस्टेब्लिशमेंट पे जो हमले हो रहे हैं उससे अवाम बहुत ज्यादा नाराज नहीं दिखती है। लेकिन जो ट्रंप के फेवर में, इजराइल के फेवर में जो स्टेट हैं, कुवैत है, जॉर्डन है और भी ऐसे मुल्क हैं, सऊदी है, जो खुल के ईरान के किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। तो आप इसको टोटलिटी में अगर आप समझना चाहते हैं कि लड़ाई
कि का जो स्वरूप है अब निगोशिएशन पे आया है, शर्तों पे आ गया है। अमेरिका 15 बिंदुओं के शर्त पेश करता है और ईरान भी शर्तों को पेश करता है। क्या ये शर्त, देखिए समझौता तो होना है, समझौता तो किसी न किसी स्तर पे ये होना है, पूरे दुनिया का एक प्रेशर है। एनर्जी की जो ग्रीन एनर्जी की जो बात है उसके बगैर दुनिया नहीं रह सकती। तो क्या इसका तरीकेकार क्या हो और इस तरीकेकार में कैसे अमेरिका की सुपरमेसी कायम हो, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो एक हिडन लड़ाई में, जैसे यूक्रेन रूस से लड़ रहा है 2 साल से तकरीबन, तो क्या यूक्रेन के पीछे लोग दूसरे कंट्री हैं? ठीक है। इसी तरह ईरान के जो मित्र देश हैं वो उनके साथ हैं और इस स्ट्रेटजी को कहीं न कहीं इजराइल और अमेरिका अंडर एस्टिमेट किया है और वो चाहता है। ठीक है जावेद साहब, आपने जो बात बताई है उस पर हम उससे आगे बढ़ते हैं, उस चीज को लेकर के। डॉक्टर अजिताभ हमारे साथ में है। डॉक्टर साहब, ये जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है इसमें 2-3 बड़े पहलू हैं। एक तो यह है कि ईरान के कहां कितने संबंध बचे हैं और कितने लोग उसका खुल करके समर्थन कर पाएंगे, यह एक सवाल है। दूसरी तरफ जिस तरीके से क्राइसिस मची उसमें ट्रंप के साथ में नेटो या बाकी देश जो अभी समर्थन की बात कर रहे हैं या कूदने की बात कर रहे हैं इस युद्ध में, उनकी मजबूरी ज्यादा है, इच्छा कम है, ऐसा दिखाई देता है। पाकिस्तान के जहाज जो क्रॉस करना चाह रहे थे हॉर्मुज़ स्ट्रेट को, वहां उनको बैरंग कर दिया खुद ईरान ने। भारत के जहाज निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह अपनी बात कह चुके हैं और उसके बाद ट्रंप से भी उनकी बातचीत हुई है। तो ऐसे में भारत का पूरा प्रोस्पेक्टिव किस तरीके का है, खास तौर से जो युद्ध वाले देश हैं और इसके साथ साथ अपनी जरूरतों के हिसाब से? धन्यवाद शेखर जी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ईरान के साथ उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी रही है कि उसके साथ कोई नहीं आए। आप देख लीजिए OIC जो इस्लामिक कंट्रीज के ग्रुप हैं, वहां से भी उसको कोई सपोर्ट नहीं मिला है और जो थोड़े बहुत अगर किसी ने वॉइस रेज भी किया है तो वो बहुत ही दबदबा सा दब के आया है। तो निश्चित रूप से ईरान यहाँ पे अकेला पड़ गया है। अब रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका का आप उसके घर से ही उठा के देख लीजिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो छवि है वो उनके घर में ही उनकी पॉपुलैरिटी गिरती ही जा रही है। अभी जो लेटेस्ट उनका आया है रेटिंग्स का, उनके अप्रूवल रेटिंग की जो बात करें तो वार के क्षेत्र में उनकी वार सपोर्ट सिर्फ 30% अमेरिकन जनता कर रही है। दूसरी तरफ उनके अपने मिनिस्टर्स में भी मतभेद है वार को लेके। वहां पे अलग अलग तरह की, जैसे कहा जाता है उनके वाइस प्रेसिडेंट अभी भी आप देखिए वो खुल के नहीं आए हैं इसमें, JD वेंस। ईरान इनफैक्ट अभी जो निगोशिएशन और कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही है उसमें वो कह रहा है कि हम जो भी उनके निगोशिएटर थे, चाहे वो जेड कुशनर हो या और उनके जो निगोशिएटर हैं, ईरान कह रहा है हम उनसे तो बात ही नहीं करेंगे, देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट। वो अब JD वेंस की बात कर रहे हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं और थोड़े से मॉडरेट लगते हैं, शायद वो वार के पक्ष में नहीं थे। दूसरी तरफ इनके इंटेलिजेंस के चीफ का भी आप स्टेटमेंट देखिए जिसने कहा पाकिस्तान इज वन ऑफ आवर थ्रेट्स। उसने 4 देशों का नाम लिया, उसमें पाकिस्तान चौथे नंबर पे है, न कि ईरान। तो यहां पे आप देख लीजिए उनके विपक्ष के तो लोग, उनकी जनता और वहां के अपने मिनिस्टर्स भी ट्रंप के साथ ऑन बोर्ड नहीं है इस वार में। तो निश्चित रूप से वो भी अकेले पड़ते दिख रहे हैं और इसीलिए 48 घंटे से ये 5 दिन और पता नहीं वो 1 महीने आगे और जाएगा या नहीं जाएगा, कहना मुश्किल है। ईरान किस बात पे ट्रंप पे भरोसा करे? 2 बार बातचीत हुई, पिछले जून में पिछले साल और फिर अभी जो फरवरी में बात चल रही थी। दोनों बातचीत के बीच में ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, भरोसे को तोड़ा गया। आउटकम क्या होता है? बातचीत के बिना ये इसका कोई मिलिट्री सॉल्यूशन है ही नहीं। पिछले 1979 से आप उठा के देख लीजिए, अमेरिका ट्रंप की निगाह ईरान पे है, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं तोड़ पाए और आगे भी ईरान के जो स्ट्रक्चर हैं, जो उनकी अपनी पॉपुलेशन है, बहुत हाईली वो लिटरेट सोसाइटी है, हिस्टोरिकली सिविलाइजेशन के हिसाब से भी देखिए उनका अपना वजूद है। वो वेनेजुएला नहीं है जो किसी रेजिमे चेंज की बात करते हैं ट्रंप,
वेनेजुएला में किसी को उठा के ले आया, आज तक ट्रंप ये नहीं बता पाए हैं कि यहां किसको वो बिठा रहे हैं। उनके पास शायद ऑप्शन नहीं है। उन्होंने उम्मीद की थी कि यहां से कोई टूट के निकलेगा, कोई यहां की जनता में से वैसी बात अभी तक वो दिख नहीं रहा है। निश्चित रूप से आप एग्जाम्पल देख लीजिए बांग्लादेश का, आप देख लीजिए श्रीलंका का, नेपाल का, ज्यादा दूर नहीं, अपने नेबर में आप जाए, जब तक जनता नहीं उठती है रेजिमे चेंज नहीं हो सकता। निश्चित रूप से वहां हार्डलाइनर्स जो ईरान में हैं, उनसे वहां की जनता खुश नहीं है, ये भी सच्चाई है वहां की जनता में। लेकिन ये खमनई और जो 50 लगभग इनके टॉप लीडरांस की जो मौत इन्होंने अमेरिका और इजराइल ने की, उससे वहां की आवाम अब लगता है कि रेजिमे के साइड में हो गई है। तो रही सही जो कसर या उम्मीद थी अमेरिका की, वो भी अभी धड़ासाई दिखती है। पाकिस्तान की जो आपने बात की, अभी पिछले महीने उसके डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान को अमेरिका ने टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया है और रेदर मिस यूज किया है, यूज एंड थ्रो वाली की है। तो पाकिस्तान तो खुद ही, आपने जो शेखर जी मेंशन किया कि उसके शारजाह से जो उसका जहाज कंटेनर आ रहा था उसको बैरंग वापस कर दिया, ये दिखाता है कि ईरान पाकिस्तान पे नहीं ट्रस्ट करता। दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने पाकिस्तान का नाम ही डिनाई कर दिया है। एक तो अभी वार्ता कहां होगी, कब होगी, ये कोई कंफर्मेशन ईरान की तरफ से नहीं है। पाकिस्तान होगा या नहीं होगा, ये भी कोई नहीं है। तीसरी बात, पाकिस्तान मेडिएटर नहीं है, फैसिलिटेटर या मैसेंजर की भूमिका में है। वो मध्यस्थ और फैसिलिटेटर मैसेंजर में अलग है। ये 15 सूत्री जो भी एजेंडा दिया है ट्रंप ने, पाकिस्तान के थ्रू ऐसा कहा जाता है ईरान को सप्लाई किया गया। सो दे आर जस्ट प्लेइंग द रोल ऑफ मैसेंजर। और अमेरिका भी पाकिस्तान पे कभी ट्रस्ट नहीं करता है। आप उठा के देख लीजिए, जब से पाकिस्तान को यूज किया है अमेरिका ने और गाहे बेगाहे उसको डस्टबिन में थ्रो किया, ये है प्रूफ उसके पास। आप इंडिया की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से जो ट्रंप ने कल बात की, मुझे लगता है वो ज्यादा एक कर्टसी कॉल था। उसका ये था कि चूंकि ट्रंप ने पाकिस्तान को यूज करने की सोची है, खास करके तब जब पाकिस्तान का लगभग 1000 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान से है, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान तो हमेशा अमेरिका की गोद में रहा है। उसकी मजबूरी भी है क्योंकि उसकी आवाम जो इस्लामिक कंट्री है, 96% उसका पॉपुलेशन इस्लामिक है, मुस्लिम है, उसमें भी शिया संप्रदाय के लोग लगभग 20% हैं। कल वहां के फील्ड मार्शल ने, कल परसों में इनफैक्ट उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो शिया ईरान के सपोर्ट में है वो ईरान चले जाए। इससे वहां की पाकिस्तान की शिया संप्रदाय ने, उससे ऑफेंस हुआ उनको, उन्होंने विरोध प्रकट किया और इससे फील्ड मार्शल को खतरा लगा क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनल जो सिचुएशन है, चाहे वो बलूचिस्तान की बात कर लीजिए, उसके अपने पख्तूनिस्तान की बात हो रही है, वहां पे कई सारे मुद्दे हैं। पाकिस्तान खुद न टूट के कगार पे चले जाए। अगर सोचिए उसकी आर्मी में 8 लाख की, पाकिस्तान की आर्मी में ऐसा कहा जाता है लगभग 3 लाख शिया संप्रदाय के सोल्जर्स हैं। अगर वो बगावत कर देंगे, इस तरह की बातें पाकिस्तान में ही उठी है, तो सोचिए पाकिस्तान का क्या होगा। पहले वो अपने गिरेबान में झांक ले, अपने को पहले ठीक कर ले। वहां की इकोनॉमी, उसको अमेरिका की जरूरत है, उसकी इकोनॉमी खत्म है। उसके ऑपरेशन सिंदूर में जो इंडिया ने उसका डंका बजा के तोड़ दिया जो पाकिस्तान को, पहले उससे तो सुधर जाए। वो अपनी, मतलब वो अपने आवाम की तो सोच नहीं रहे हैं और वो दूसरे के, ईरान कहीं भी उनसे कहीं कम नहीं है और ईरान को अपने हैंडल करने दिया जाए, वहां पे कोई जरूरत नहीं है और पाकिस्तान को ईरान वैल्यू भी नहीं देगा। ठीक बात है अजिताभ जी, जो बात आपने कही है उसमें ये बात तो साफ है कि इस समय एक नई कुरियर कंपनी, आप कह सकते हैं कि पूरी पाकिस्तान को अमेरिका ने अपनी बना लिया है और जो कुरियर करवाना हो, कुरियर बॉय वहां पर, मतलब आर्मी चीफ से लेकर के और प्रधानमंत्री वहां के, मतलब आप सोचिए कि वो भी मुल्क क्या है। अच्छा, फिर मुल्क बना ही इस तरीके, जो भारत था वो जो भारत के नहीं हुए, अपनी मिट्टी के नहीं हुए, वो उनको दुनिया में कहां ठौर मिलेगा। तो उनकी स्थिति तो वो है, खैर वो अपना समझेंगे। जावेद साहब, एक चीज जो क्रूशल है इस समय, और ये सवाल मैं बड़ी संजीदगी से आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जो मुस्लिम बिरादरी है दुनिया भर में, उसको लेकर के एक क्लियर कट विजन है कि मुस्लिम अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर हैं और उसमें भी जिस तरीके की उनकी सोच है, समझ है,
उसमें वो हाईली लर्नेड भी हैं, लेकिन हाईली लर्नेड होने के साथ साथ वो बम बांध के कहीं कूदने का भी मादा रखते हैं। इसको आप पॉजिटिव निगेटिव जैसे चाहें वैसे ले लें। भारत में भी हमने देखा भाई पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, वो फटे जा रहे हैं चांदनी चौक पे, दिल्ली में लाल किले पे, वो अपनी जगह पे है बात। अभी दुनिया के सामने जो खतरा है, चूंकि हमने पहले अफगानिस्तान में देखा, फिर इराक में भी देखा, और उसके बाद अब हम ईरान में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत समय से पिछले 3-3.5 दशक का एक लावा बन चुका है वहां पर, और ईरान जिस तरीके से फाइट दे रहा है उसके बाद वो चीजें उरूज पर हैं। तो क्या आप इस बात को लेकर के मुतमईन हैं कि नहीं, जो सुसाइड बॉम्बर हैं उनसे अभी दुनिया को डरने की जरूरत नहीं है? मेरा अपना ये समझ कहती है कि अगर सीधे सीधे नहीं जीत सकते तो अब खासतौर पर अमेरिका, यूरोप और ऐसे बहुत सारे देश जो इनके पिट्ठू हैं, अमेरिका के, इजराइल के, इन जगहों पर खतरा बढ़ा है। जब तक मिसाइलें हैं, मार पा रहे हैं, मारेंगे, और वरना फिर फट जाएंगे। जी, आपके जो सवाल हैं उसके जो मुख्य बिंदु हैं, जैसा कि क्या ये मजहबी तौर पे को प्रेरित करता है, जिसमें आपने फियादीन की बात की और भी आपने जो फैक्टर किया, तो एक मोटे तौर पे अगर आउटलाइन ड्रा किया जाए तो ये लड़ाई मजहबी नहीं है, ये बहुत क्लियर है और बहुत साफ तौर पे एक अक्रॉस द लाइन पूरे दुनिया में इस बात का अमन पसंद और जो लोग हक के साथ खड़े होके, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, कि वो बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान को किसी भी तौर पे वो ट्रस्ट वर्दी नहीं मानता है। ये बात बिल्कुल सही है और ईरान ने इनकार किया है। तो आप नेबरहुड के जो कंट्री है अगर आप देखेंगे, जो अरब के जो मुल्क हैं जो आसपास में रहते हैं, अवाम का समर्थन ईरान के साथ है। इस बेसिस पे नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता 100%, लेकिन 60% मेरा ये मानना है ये लड़ाई जुल्म के खिलाफ जो लोग अमन पसंद है अपने मुल्क में या पूरे दुनिया में, वो ईरान और वेनेजुएला के साथ हैं। वेनेजुएला के जो साथ हुआ है वो उसकी पुनरावृत्ति और किसी मुल्क में नहीं चाहते हैं। अब ये खेमे में बदलते हुए जो तस्वीर दिख रही है कि कितने लोग ईरान के साथ हैं, कितने लोग इजराइल के साथ हैं, अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन जहां हमारे बात है, जो ईरान का संबंध इंडिया से है, वो बड़ा आवाम में मजबूत है, जो मीडिया के जरिए पता चलता है, और जो हमारी ग्रीन एनर्जी के लिए जो उसने अपना वक्तव्य दिया है, उससे हमें एक मजबूत और सहानुभूति मिलती है ईरान को भी और हिंदुस्तान को भी, कि ये हमारा मुल्क अमन पसंद है। और जो धार्मिक कट्टरता है वो इस लड़ाई में कहीं न कहीं प्रिवेल नहीं कर रही है। यस, ये जरूर बात है कि जो गुरिल्ला लड़ाई में जो एक्सपर्ट है ईरान, वो उसका इस्तेमाल कर सकता है, वो ईरान के खिलाफ कर सकता है, वो अमेरिका के खिलाफ कर सकता है अगर उसको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके पास इसकी एक्सपर्टीज है और वो बहुत ही कदीम और प्राचीन तरीके की उसकी लड़ाई की तौर तरीके जो अभी हमारे डिफेंस के लोग हैं वो बता भी रहे थे कि वो उसका मामला बहुत ही उसमें ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल और वार के वो तरीके उसके पास हैं जो कदीम जमाने से उसके पास लड़ाई है, जो हमारे मुल्क के पास भी है। मुख्तसर ये कहना है कि जो मजहबी लड़ाई होती है उसमें आप देखते हैं कि बगैर बाउंड्री, बगैर जोग्राफी या डेमोग्राफी के लोग एक हो जाते हैं। तो ये डे वन से लड़ाई रिलीजियस नहीं। अगर रिलीजियस होती तो जाहिर सी बात है कि आप उसी के सरहद में जो मुल्क रहते हैं उनकी आवाज, तौर तरीके अलग होते हैं। और जो आपका जो संभावनाएं हैं कि जो लोग जो मजहब के नाम पे जान देते हैं, कूदते हैं, ये एक उनका बहुत ही व्यक्तित्व और बहुत ही स्पिरिचुअल सेंस है। तो अमेरिका में ये ईरान में कम पाया गया है। वो लड़ाई जब इराक से लड़ता है, ये लड़ाई अपने उन मुल्कों से लड़ता है जहां उसके इजराइल जैसे है, वहां पे कभी ये पाया भी गया है, देखा भी गया है, तो इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। चलिए, ठीक है जावेद साहब, हमने आपकी बात को समझा है। अभी इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, कर्नल साहब के पास चलते हैं। कर्नल साहब, जो बात अभी जावेद जी ने कही है उससे एक चीज ये समझने वाली है कि गुरिल्ला लड़ाई किसी समय हो सकती है, ये एक स्थिति आ सकती है। अभी जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, ये मान लिया कि ये मजहबी लड़ाई नहीं है, खेल सारा तेल का है, लेकिन अमेरिका उसमें कितना कामयाब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो अभी भविष्य के गर्भ में है। वो अपनी कितनी ताकत लगाता है, कितनी बचाता है, कैसे इस पूरे मामले को निपटाता है, ये सारी चीजें अपने ही पास वो रख करके बैठा हुआ है। लेकिन
हम ये भी नहीं भूल सकते कि जब खामनेई नहीं रहे तो चाहे भारत हो या दुनिया भर में जहां जहां शिया तबका है, उसने कहा हमारा रहबर नहीं रहा। तो धार्मिक न होते हुए भी ये लड़ाई एक लेवल पर जाकर के स्टिक हो जाती है, क्योंकि सद्दाम हुसैन के मरने पर किसी ने नहीं कहा था ईरान में कि ये हमारे रहबर थे। अफगानिस्तान खत्म हो गया, उसमें किसी ने नहीं कहा था कि ये हमारे रहबर है। लेकिन यहां पर मामला इस जगह पर जाकर के अलहदा हो जाता है। शेखर साहब, सबसे पहले तो मैं, ये मेरा जो अपना विचार है कि ये जो युद्ध हो रहा है, वन पॉइंट ऑफ टाइम इसे धर्म के साथ जोड़ा गया था। आप देखिए कैसे व्हाइट हाउस के अंदर, ओवल ऑफिस के अंदर जो है, डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है जितने भी उनके ईसाइयों के धार्मिक गुरु हैं वो आकर जो है उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, जैसा भी है। तो ये एक प्रकार से दुनिया को ये अलग प्रकार का जो है नैरेटिव या अलग प्रकार की पिक्चर पेश की जाती थी। अब हम ईरान को भी दूध का धुला तो नहीं कह सकते हैं। ईरान ने भी इसको जो है धर्म का युद्ध बनाना शुरू किया। हमने स्वर्गवासी लारीजानी का हमने लेटर पढ़ा, ओपन लेटर, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि इस समय जो मुस्लिम देश हैं उन्होंने मौखिक तौर के ऊपर जो है किया है, लेकिन कोई भी हमारे साथ नहीं आया। एक सच्चा मुसलमान वही मुसलमान होता है जो अगर दूसरे मुसलमान की पुकार सुन के मदद के लिए ना आए तो वो असली मुसलमान नहीं है। तो इन दो घटनाओं से जो है पता चलता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इसे एक क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम जो है कन्वर्ट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन हमें शुक्रगुजार हैं सभी देशों के जो इन भावनाओं में ना बढ़ के इस संघर्ष को सीमित रखा हुआ है इन तीन देशों के बीच में। अब आ जाती है बात आगे। जैसे हमारे अब आपने मेरे से सवाल किया है, देखिए साहब, ऐसा है कि एक ना एक दिन जो है दोनों पार्टीज को जो है नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आना पड़ेगा। आज या आने वाले दिनों में डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ईरान को पूरी तरह से सरेंडर कर लेंगे या उसके टुकड़े कर देंगे, तो वो हवाई हमलों से, मिसाइलों से नहीं आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने बूट्स ऑन ग्राउंड जो है सैनिक उतारने पड़ेंगे। जैसे खबरों में आ रहा कि उनका जो उनका वारशिप है ट्रिपोली, बॉक्सर और बाकी दो और वारशिप जो हैं जो मूव कर दिए हैं। 82 एयरबॉर्न डिवीजन के लोग बाग जो हैं वहां पे मूव कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के पास एक शक्तिशाली सेना है और इस प्रकार के ऑपरेशन करने के लिए उनके पास डेल्टा फोर्स है, रेंजर्स है, नेवी सील है। लेकिन एक बात के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा हमें साहब, कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी टरेन, जो उसे आप कह सकते हो उसकी भूगोल जो है। अगर आप ईरान को देखते हैं तो ईरान के अंदर जो है 15 हजार फुट की वहां पे पहाड़ हैं। जो उनका समुंदर किनारा है या जो भी है वो हमारे भारत के बीचेस की तरह नहीं है कि बस प्लेन है और आता। उनके जो बीचेस या समुंदर है वो भी पहाड़ों से घिरे पड़े हैं। तो नंबर 1 की फिजिकल अटैक कामयाबी नहीं होगी। हाँ, ये कुछ एक जगह के ऊपर जो है कमांडो स्विफ्ट ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी इन्हें पहले उस इलाके को 8 से 10 दिन के लिए अच्छी तरह से बम्बार्डमेंट करके उसको लेबल करना पड़ेगा। साइबर अटैक होंगे और उसके बाद जो है ये अपनी एयरबोर्न ट्रुप्स को वहां पे उतार सकते हैं। लेकिन ये एक लिमिटेड ऑपरेशन होगा। जब तक कि बाकी फौजें के साथ उनका लिंकअप हो तो ये अकेले सरवाइव नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है, अगर लेट्स से एक पॉसिबिलिटी जो सबसे बेस्ट सिनेरियो हो जाता है कि वहां पे ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के लिए मान लेते हैं कि अगर अमेरिका जो है कुर्द्स जो ट्राइब्स हैं उनको राजी कर लेता, वो एक तरफ से हमला करते हैं, दूसरी तरफ से जिसके बारे में हम बड़ा जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान, जो किसी का सगा नहीं है, डॉलर का सगा है, वो इस तरफ से जो है हमला कर देता है और फिर करता है। लेकिन फिर भी जो है ईरान को पूरी तरह से कैप्चर करना, जो उसे डिसइंटीग्रेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ईरान जो है वो कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं करेगा। कन्वेंशनल वॉरफेयर का होता है कि आप हमला करते हैं,
हजारों जवानों के साथ, वो होती है कन्वेंशनल वारफेयर। ईरान जाएगा गुरिल्ला वारफेयर के लिए, जो कि तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर की थी। तो मेरा ये मानना, मेरी जो असेसमेंट है शेखर साहब, एज ए आर्मी मैन, डोनाल्ड ट्रंप जो है, मुझे नहीं लगता कि बूट्स ऑन ग्राउंड जब वो अपने सैनिक भेजेगा, क्योंकि अमेरिकन सिटीजन्स जो हैं वो बड़े सेंसिटिव हैं। जब उनके बॉडी बैग्स जाते हैं ना अमेरिका में, डेड बॉडीज वापस, तो वहां का रिएक्शन जो है वो अलग होता है। तो मेरे हिसाब से अमेरिका जो है जमीनी ऑपरेशन नहीं करेगा। ठीक बात है, लेकिन अब ये जमीनी ऑपरेशन अमेरिका करे या ना करे, लेकिन अमेरिका की जो पॉपुलेशन है, या खुद अमेरिका जो मतलब एक देश के रूप में, उसके ऊपर खतरा है, क्योंकि गुरिल्ला वॉर हो सकती है। इस बात को जावेद जी भी कह रहे हैं और कर्नल दिनेश शर्मा जी भी कह रहे हैं। अब एक तीसरे पहलू पे जाते हैं। आमतौर पर चर्चाएं बहुत होती हैं, टेलीविजन पर लगी पड़ी हैं, लेकिन अब डॉक्टर अजिताभ जी, मैं जो आपसे सवाल रखने जा रहा हूं वो बड़ा दिलचस्प है। ऐसा है कि पाकिस्तान अपनी तरह का एक अनोखा देश है इस मामले में कि उसकी मतलब कोई शातिर आदमी हो, जिस जगह पर उसकी चतुराई या उसकी चालाकी खत्म हो जाती है, वो वहां शुरू करता है और बहुत ही बुरी तरीके से चीजों को फंसाने में उस्ताद है वो। आप देखिए कि ये जब अभी लड़ाई चल रही थी, इस बीच में अमेरिका ने, इजराइल ने ईरान पर क्या मतलब ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, ये किया वो किया, और एक से एक उनके टॉप लीडर्स मारे गए। इधर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, एक को आदमी वहां पर मारा नहीं गया, ऐसा जो टॉप लीडर्स में गिना जाता हो। मतलब कहां हमला कर रहा था भगवान ही जाने। तो ऐसी स्थिति में मुझे डाउट यह है, मेरा अनुमान है, आप इस पे चूंकि फॉरेन एक्सपर्ट हैं, आप चीजों को बेहतर देखते हैं, तो मेरा अनुमान यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी जो तोहफा गया है वो दरअसल ईरान से कह जरूर रहे हैं, लेकिन वहां का कोई ना कोई ऐसा एक सिस्टम या ऐसे लोग आकर के पाकिस्तान में बैठ गए हैं, जिनको जैसे लादेन को शरण देकर रखी थी पाकिस्तान ने, ठीक वैसे ही ईरान में भी बैठे हैं। क्या पता मुश्तबा खामने ही बैठे हों। तो अभी स्थिति यह है कि पाकिस्तान दोहरा तीरा खेलता है। यह एक अपनी तरह की डील यहां पर समझ में आ रही है कि आखिर पाकिस्तान अचानक इतना एक्टिव कैसे हुआ और अमेरिका भी उससे कैसे क्यों बात कर रहा है। उसकी आईएसआई की अपनी मजबूती है, यह दुनिया में जग जाहिर है। तो इस तरीके की कोई इक्वेशन बन रही है क्या कि जो ईरान की लीडरशिप है, जहां से ट्रंप निगोशिएट करना चाहते हैं, वो दरअसल पाकिस्तान पहुंच चुकी है, और जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर ब्लास्ट किए वो दरअसल आई वॉश था, ताकि लोग सहूलियत से अंदर आ जाएं, और अब खेल हो रहा है। देखिए शेखर जी, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने ये एक डिफरेंट एंगल दिया है। संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिप्लोमेसी में और जहां तक चतुराई की बात है, पाकिस्तान ने अपनी भरसक कोशिश की है, और उसमें लेकिन पाकिस्तान का इतिहास उठा के देख लीजिए, वो हमेशा मार खाया है। एक एग्जांपल मैं दूंगा, अफगानिस्तान, जिसको वो अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानता है, ऐसा डेप्थ कि शायद इंडिया से अगर जंग हो तो उस केस में अपने हथियारों को, अपने एटॉमिक वेपन्स को वो अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट करके और दूसरा मोर्चा इंडिया के लिए खोलेगा। इस तरह की भी बातें होती रहती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ज्योग्राफी और जो उसका जो इंडिया से बॉर्डर है, इंडिया तो कभी भी उसको नेस्तनाबूद कर सकता है, ये जग जाहिर है। तो अफगानिस्तान में लाख कोशिशों के बाद ऐसी भी बातें हुई कि तालिबान को बनाने वाला पाकिस्तान था, तालिबान को बिठाने वाला पाकिस्तान था। इसके जनरल वहां पे गए जब अभी तालिबान 2.0 आया, सारी बातें हुई। आज हो क्या रहा है, तालिबान जो वहां की अफगानिस्तान की सरकार है और अफगानिस्तान की आवाम कभी भी पाकिस्तान के फेवर में नहीं रही है। वो कभी नहीं चाहते थे इंडिया से अलग होना। इस तरह की भी आप देखिएगा, अगर खान अब्दुल गफ्फार खान की बात कीजिए, फ्रंटियर गांधी जिनको हम कहते हैं, उस समय से उठा के देख लीजिए, अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान की आवाम से हमारा हमेशा अच्छा रिलेशन रहा है, और वो बियॉन्ड रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कह लीजिए या रीजन कर लीजिए, तो पाकिस्तान ने हमेशा मार खाई है। अगर वो ये भी रिकॉर्ड है कि ओसामा बिन लादेन जैसे और भी कई, जो 9/11 हुआ उसमें भी बहुत सारे यहीं पे थे,
और एटॉमिक बम का सहारा लेके ये मुस्लिम देशों को बहुत ये अपने साइड में करने की कोशिश करता है, इस्लामिक बम की बात करता है। लेकिन पाकिस्तान इतनी, मुझे नहीं लगता कि ईरान इतना पाकिस्तान पे रिलाई करता है। ईरान की अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है। आप देखिए अभी भी ईरान नौरोज मनाता है, पारसी न्यू ईयर मनाता है, और जो पारसी के पुराने कल्चर हैं, पुराने उसके रीति रिवाज हैं, उसको फॉलो करता है। ईरान में दिक्कत क्या हुई है कि यहाँ पे 1979 की जो इस्लामिक रेजिमे आया, उस समय हेडलाइनर ने इसको पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। ईरान की आवाम कंपैरेटिवली मॉडरेट मानी जाती थी। अगर 1979 से पहले आप जाएं तो उस समय का ईरान और अभी के ईरान में बहुत फर्क आ गया है। हार्डलाइनर्स वहां पे अपना कब्जा जमा चुके हैं इस्लामिक रेजिमे। इवन अब आयतुल्लाह खमेनी या खुमैनी की बात आप करें, जो इंडिया से रूठ जाता है और फिर इराक होके वो वहां पहुंचे हैं, इनकी अपनी कहानी है। इन्होंने पूरा वहां का जो उसकी सोसाइटी थी उसको इस तरह से रिलीजन में जकड़ने की कोशिश की और अभी वही प्रिवेल कर गया है। वहां पे अनफॉर्चुनेटली जो मॉडरेट सेक्शन है, जो हाईली एजुकेटेड सेक्शन है, वो कहीं दब गए हैं। उनको IRGC भी बहुत ज्यादा हार्डलाइनर वहां बड़े पड़े हैं, इसलिए उनकी आवाज दबी हुई है। मुझे लगता है कि ईरान के अंदर जो उनकी अपनी आवाम है, जो चाहते हैं, जो इंतहा मतलब आप कह लीजिए पीस लविंग भी हैं और एजुकेटेड भी हैं। ईरान की फिल्म आप कल्चर का देख लीजिए, उनकी फिल्मों का देख लीजिए, बहुत हाईली रेस्पेक्टेड एंड क्वालिटी वाइज होती थी। उन सब चीजों को इस्लामिक रेजिमे ने एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म किया है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट उसमें है कि पूरा इस्लाम के नाम पे इनको तोड़ा जाए, इनको जोड़ा जाए, जिसमें पाकिस्तान नहीं सक्सेसफुल रहा है कहीं भी। तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई प्लांट करके पाकिस्तान में ऐसा रखेगा। और अमेरिका, क्योंकि अमेरिका पहले भी घुस के, घर में घुस के पाकिस्तान में, आप देखिए ओसामा बिन लादेन को मारा था। पाकिस्तान ये कभी नहीं भूलेगा और अमेरिका भी कभी नहीं भूलेगा कि पाकिस्तान नेवर टू बी ट्रस्टेड। नहीं, वो तो पाकिस्तान का है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है पाकिस्तान का। और वहां मतलब पाकिस्तान 3A पे ही चलता है, मतलब एक ए से अल्लाह, दूसरे से आर्मी और तीसरे से अमेरिका। तो ये अपनी तरह का उसका सच है कि ये क्यूब वहां पर बना हुआ है। जावेद साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, मैंने इस चर्चा में एक नया एंगल देने की कोशिश की है। अजिताभ जी कुछ हद तक उससे मुतमईन हैं, कुछ हद तक नहीं भी हैं। चूंकि भारत में आप रहते हैं, भारतीय हैं, उस लिहाज से पाकिस्तान की फितरत को बेहतर समझते हैं। पाकिस्तान जिस तरीके, और वहां की खास तौर से मुनीर, मतलब जो आसिफ मुनीर है, वो इस समय जो वहां की लीडरशिप है या आर्मी का टॉप नॉच है, वो अपनी तरह से कट्टर है, बिल्कुल कट्टर है वो। तो दुनिया भर से ऐसे कट्टर लोगों को इकट्ठा करेगा अपने देश में जो लादेन टाइप के हों। तो क्या ईरान की जो ताकत है, बुझते हुए में भी जो वो फड़फड़ा रहा है, जलता हुआ दिख रहा है उसका दिया, वो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि डॉलर लेगा अमेरिका से और खर्चा कराएगा ईरान को, बीच में चाइना से माल मंगा लेगा, रशिया से भी हो सकता है कुछ डील ही हो। तो हथियार, जहां उसके पास अपना बहुत बड़ा हथियार का जखीरा है, वो सब भी वहां पे ले जाकर के टेस्ट वेस्ट कर लेगा। क्योंकि यहां तो वो देख चुका है, मतलब ब्रह्मोस वगैरह इधर से तो गई, तो उसका हाल अपना देख लिया। अभी वो जितना टेस्ट एंड ट्यूब है वो सारा वहां पे टेस्ट एंड ट्यूब करेगा, इजराइल पर करेगा, अमेरिका पे करेगा, कुवैत पर करेगा, बहरीन पर करेगा। आपको लगती है ऐसी पॉसिबिलिटी कि कल की डेट में एक नया वहां पर खामनेई बैठा मिले हमें? मतलब आज की डेट में अगर उस तरीके का कोई टेरर सिम्टम होता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी की जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, हमारे पूरे युद्ध का जो दायरा है, उसमें पाकिस्तान को कहीं से भी उसको सिग्नल या मैसेज ईरान की तरफ से नहीं है। जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने भी कहा और हमारे जो थे उन्होंने भी कहा कि ये पाकिस्तान के केक नहीं है ये। हाँ, पाकिस्तान इतना जरूर कर रहा है अमेरिका के इशारे पे कि वो इजिप्ट से बात करता है, वो जॉर्डन से बात करता है, वो टर्की से बात करता है, और जो इसमें जो पोटेंशियल जो रोल है वो एक रोल दिखता है वो चाइना का है। जो चाइना
अपने आप को पेश करता है कि देयर हैज टू बी पीस टॉक अमंग द कंट्री, पीस प्रिवेल होना चाहिए। तो ये जो नेगोशिएशन का दौर है ये भी एक वार ऑफ स्ट्रेटजी है। अगर हम दो घटनाओं को जोड़ते हैं, ईरान वर्सेज इजराइल और अमेरिका का, तो कुछ महीने पहले अचानक युद्ध विराम होता है और अचानक लड़ाई होती है, उसमें ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान होता है और उस नुकसान का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन अंततः जो है ये बात पीस के लिए डायलॉग होगी, इसमें किसकी भूमिका आगे आएगी, लेकिन वो कोशिश जारी है। अमेरिका की जो रिलेवेंस है पूरे गल्फ में, वो अभी इस लड़ाई में अगर कोई अरब का देश लड़ाई में अगर साथ होता, शामिल होता, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई मुस्लिम कंट्री आप कह सकते हैं वो ईरान के साथ खुल के नहीं है। तो जब खुल के नहीं है तो ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकती। जैसा भी हम देख रहे थे कि जो वहां के प्रेसिडेंट हैं उनसे जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो बात कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मामला बहुत आगे जा चुका है। पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो हिंदुस्तान का पड़ोसी होकर अपने को बड़ा साबित करने के लिए हमेशा कोशिश करता है, लेकिन दुनिया ने अब देख लिया कि ये लड़ाई टेक्नोलॉजी की है, स्ट्रेटजी की है और आप कितना अपने आप को खुद मजबूत है, सक्षम है। देखिए डिफाइन कर दिया, वेनेजुला के बाद ईरान ने रोकने में कामयाब रहा और देश के उन मुल्कों को संदेश दिया है कि तुम अपनी अगर पॉलिसी, स्ट्रेटजी और रणनीति के साथ काम करोगे तो तुम जवाब देने में कामयाब हो सकते हो और वो लोग तुम्हारे साथ हो सकते हैं जो तलाश कर रहे हैं ऑप्शन का। तो जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये तब्दील होने जा रहा है। घंटे की बात नहीं है, महीने 15 दिन जरूर लग सकते हैं, लेकिन कौन किसके साथ बैठा है सब खामोशी से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैसी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, जावेद जी आपने पाकिस्तान का ये हिस्सा आपने क्लियर किया है। मैं एक सवाल आपसे लेना ये चाहूंगा, थोड़ा छोटे में ही बताइएगा, आप समय ज्यादा हो रहा है, कि ट्रंप ने फोन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, दोनों तरफ से एक बातचीत हुई है। क्या लगता है आपको कि ये बातचीत किस तरीके की हुई होगी? और जो कहा जा रहा है उसमें, चूंकि आप आज ईरान के इस युद्ध के एक्सपर्ट के रूप में हैं, कुछ बिटवीन द लाइंस पढ़ पा रहे हैं आप? जो ट्रंप की बात इंडिया से है या इजराइल की है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में है। युद्ध से पहले भी हमारा मुल्क या हमारा जो देश है उसके जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो हम न्यूट्रल की भूमिका में जरूर हैं, लेकिन हम किसी न किसी तरीके से ट्रंप के और इजराइल के पाले में है। क्योंकि लड़ाई के ठीक 2 दिन पहले हमारे जो मुखिया है देश के, उन्होंने डिक्लेयर किया वी आर विद यू। तो वी आर विद यू में अब जो है ट्रेन दूर तक जा चुकी है। जाहिर सी बात है इंडिया का जो सहयोग है अमेरिका को चाहिए, इजराइल को चाहिए। ईरान का जो सहयोग है या जो इंडिया का सहयोग है वो भी काफी हद तक काम कर रहा है, वो स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है। ईरान की तरफ से भी लिवरेज है, हिंदुस्तान की तरफ से लिवरेज है, लेकिन इंडिया को क्या अगर ये भूमिका मिलती जिस तरह से पाकिस्तान बेचैन है, तो इंडिया का रोल जो है बड़ा अहम होता और वो काफी काबिल कबूल तो होता ईरान को। क्या वक्त ये आ सकता है, हमें इसका इंतजार करना होगा। अगर ऐसी कोई भूमिका ईरान, ठीक है, ये आपने एक महत्वपूर्ण यहाँ ये बात आपने जो कही है इसका जवाब लेते हैं हम। डॉक्टर अजिताभ, जो बात अभी जावेद जी ने कही है कि मतलब उधर भी हैं इधर भी हैं, हम अपनी डिप्लोमेसी को देख भी रहे हैं, तो इसमें आप कैसे स्टेटस को डिफाइन करेंगे इंडिया के प्रोस्पेक्ट में? देखिए हमारी मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी रही है, खास करके मोदी जी के आने के बाद से। हमने 1961 से देख लिया कि नॉन अलाइनमेंट से कुछ मिला नहीं। हमने सबसे रिलेशन अपने हित को सर्वोपरि रखते हुए कोशिश की, सबसे रिलेशन अच्छे रखने की। जहां तक कल जो फोन ट्रंप साहब का आया उसमें मुझे लगता है, देखिए पूरे विश्व व्यवस्था में मोदी जी की एक छवि है, एक पहचान है, एक स्टेबल लीडर के लेवल पे, एक विश्वसनीय लीडर के लेवल पे निश्चित रूप से इन्होंने अपनी इमेज और अपनी छाप छोड़ी है विश्व राजनीति में। तो इनको दरकिनार करके किसी भी लीडर को, वर्ल्ड के किसी भी लीडर को, इनको इंडिया को, भारत को और भारत के प्रधानमंत्री को दरकिनार कर लेकर चलना आज के डेट में आसान नहीं है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की चूंकि बात आई और ट्रंप ने ये डिसाइड किया ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स कि पाकिस्तान को हम लेके चलते हैं और उसको एक कुरियर, जो आपने वर्ड यूज किया, कुरियर यूज करें उसको,
हो सकता है। और उन्होंने इंडिया को कॉन्फिडेंस में लिया, प्राइम मिनिस्टर को फोन करके इनको शायद बताया होगा और इनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की, इनको अपने पक्ष में भी करने की कोशिश की, क्योंकि अमेरिका की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, घर में भी और बाहर भी। इनके आप देख लीजिए, चाहे नेटो की बात कर लीजिए, G7 की बात कर लीजिए, यूरोपियन यूनियन की बात कर, किसी का भी आप एशिया के कंट्रीज में आपने जावेद साहब ने अभी चाइना की बात की। चाइना कितना चालाक है, कहीं भी वो आगे फ्रंट पे खुल के नहीं आ रहा है, और सबसे ज्यादा फायदा इस वार में उसी को हो रहा है। नो डाउट रूस को हो रहा है, बट रूस को तो इन्होंने यूक्रेन में उलझा के रखा हुआ है। तो भारत इज ए पावर टू रेकन विद, और कोई भी देश इंक्लूडिंग अमेरिका इनके साथ, वो देखिए ट्रंप को खतरा भी कहीं पे लग रहा है कि इंडिया झुकने वाला नहीं है और इंडिया मानने वाला भी नहीं है, इसकी अपनी स्वतंत्र नीति है और उस पे चलेगा। तो मुझे लगता है इट वाज मोर ऑफ ए कॉन्फिडेंस में लेना और उनको बताना, और आगे की चूंकि रणनीति भी बहुत क्लियर नहीं आ रही है, उस केस में एक कंफ्यूजन और उहापोह की स्थिति में क्या करें क्या ना करें, तो भाई सबको थोड़ा सा लेके चलो, क्योंकि ईरान झुक नहीं रहा है। ठीक है कर्नल साहब, मैं बिल्कुल आखिरी सवाल इस चर्चा का आपसे ले रहा हूं। देखिए, अभी जिस दिशा में हम चर्चा को ले गए, जिस तरीके से पाकिस्तान में हमने बताया कि वहां पर अब अलग अलग तरीके के लोगों को इकट्ठा करने का काम भी हो सकता है, और कुरियर बॉय की तरीके से तो अमेरिका उसका इस्तेमाल कर ही रहा है। इसके बाद जब ये ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध थमेगा, तो अमेरिका को अपनी इकोनॉमी की चिंता होगी, और है उसके पास कुछ नहीं, तो वो तेल जहां से जो ले रहा है वो तो अपनी जगह पे है, वो हथियार बेचेगा। अब पाकिस्तान इतनी देर में वैसे लोग जमा कर लेगा जो भारत के खिलाफ उसके अभियान को और आगे बढ़ा सकें। वो ईरान से भी आ सकते हैं, अफगानिस्तान से भी आ सकते हैं, इराक से भी आ सकते हैं, मतलब कट्टरपंथी चूंकि रहबर गया है किसी का, तो कट्टरपंथियों का इस्तेमाल अभी वो जमा करने में कर रहा है, बाद में इधर की तरफ ढकेलने में करेगा। तो इसकी संभावना आप कितनी देखते हैं, और स्ट्रेटेजिकल हिसाब से शायद भारतीय सेना को यह आकलन आज जो हम लोग चर्चा में रख रहे हैं, इसके ऊपर एक रणनीति तैयार, तो कम से कम बैकअप प्लान तो बनाना ही पड़ेगा कि यह हो सकता है, क्योंकि वो कर रहा होगा, ऐसा शक इस चर्चा में आ गया है। सबसे पहले तो शेखर साहब, हम आपको ये बात बताएंगे कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, और जिस प्रकार की आपने संभावना बताए हैं, तो इसके अंदर कोई शक नहीं कि वो कुछ जरूर कोई ना किसी प्रकार का वो जो स्टंट ट्राई करेगा। क्योंकि इस समय जो है, जिस प्रकार से ये एक हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे भाई तेरे को किसने कहा है कि तुम जाके बीच में मेडिएशन की वो करो, तुम अपना जहाज तो बचा नहीं पाए हो, वो उसने वापस भेज दिया और तुम वैसे कर रहे हो। बेसिकली पाकिस्तान मेरा शक उसी वजह से हुआ, अपनी मेरा शक ईरान पर जो है कि ईरान के कट्टरपंथी पाकिस्तान में जमा हो रहे हैं, इसी बात से हुआ, क्योंकि अमेरिका का तो कुरियर बॉय है, ओपन सीक्रेट है, लेकिन ईरान का जो कट्टरपंथी है वो जमा हो रहा है, इसको उसे हाइड भी करना है दुनिया से। आगे देखिए, मुझे जिस शेखर साहब, जो मेरी असेसमेंट है, जब मैं आपसे इस पॉइंट से अभी वाकिफ, मतलब मैं आपके साथ एग्री नहीं हूं कि ईरान का कट्टरपंथी लोग जो हैं वो आके यहाँ पे जमा होंगे और वो आने वाले दिनों में भारत के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मेरा ख्याल है यही है ना आपका सवाल शेखर साहब? हाँ, मोटे तौर पर यह स्थिति बनेगी, आज नहीं बनेगी, आज से कुछ समय के बाद बनेगी, जब यह युद्ध रुक जाएगा, जब तेल का संकट खत्म होगा, तो इकोनॉमी की चिंता होगी अमेरिका को। अब अमेरिका कहां लड़ेगा? तो अमेरिका बेचेगा क्या? हथियार ही बेचेगा। हथियार किसको बेचेगा? तो पाकिस्तान अभी माल भी लूट रहा है, आदमी भी लूट रहा है, जमा कर रहा है, बाद में इंडिया पे ट्राई करेगा। अरे साहब, तो हथियार खरीदने के लिए भी आप क्या अमेरिका को क्या आप बहुत बड़े दानी समझते हैं? जब तक उसके इंटरेस्ट नहीं होंगे, वो किस बेसिस के ऊपर पाकिस्तान को हथियार देगा? जब तक कि उसका किसी प्रकार का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है फुलफिल नहीं होता। वो उसका बेसिक एम है कि चाइना की गोदी में से पाकिस्तान को दूर करना। और हमारे साथ, हमारे बरखिलाफ जो भी कुछ होगा, तो मैं आपके माध्यम से, हालांकि मैं रिटायर्ड हूं, कर्नल हूं, लेकिन अभी भी मैं आपके माध्यम से पूरे देश के ये गर्व के साथ कह सकता हूं
कि हमारी सेनाएं कैपेबल हैं। पाकिस्तान का तो 7 से लेकर 10 मई तक का आपने देख लिया है। 10 सेकंड का समय मुझे अजिताभ जी को देना, इन्होंने कुछ कहना चाह रहे हैं। अजिताभ जी 10-15 सेकंड में अपनी टिप्पणी रख दीजिए बस। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा कि अब जो पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, इसमें सऊदी और तुर्की का फैक्टर भी आपको ध्यान रखना होगा शेखर जी, क्योंकि सऊदी भी उसको पाकिस्तान को फंड करता है और यहां तक कहा जाता है कि उसके एटॉमिक प्रोग्राम को सऊदी ने ही फंड किया है। तो और दूसरी तरफ तुर्की भी आज के डेट में बहुत पावर, और इन दोनों का रिश्ता ईरान से 36 का रहा है। तो अगर पाकिस्तान ऐसा करता है जो आप कह रहे हैं, तो वहां पाकिस्तान को ये बैलेंस करना उसके लिए और तबाही का सबब ना बन जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कर्नल साहब आपका भी, डॉक्टर अजिताभ, जावेद अहमद जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संभावनाओं को टटोला जाता है आमतौर पर जब इस तरीके की चर्चाएं होती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने पिछले 24-48 घंटे में जिस तरीके की स्थिति दुनिया के सामने अपनी रखने की कोशिश की है, उससे पाकिस्तान पर उसकी हरकतों को लेकर के शक और ज्यादा गहरा होता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान आपस में लड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं। चाइना अपनी तरह से, इराक अपनी तरह से फायदा ले रहा है। भारत इन सारी चीजों को साथ में सामंजस्य बिठा करके शांति के साथ में खड़ा रहकर आगे बढ़ा रहा है। यह अपने अपनी पोजीशनिंग है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी अपनी कोई पोजीशनिंग नहीं है, और ऐसे में यह अस्थिरता कितनी देर तक, कितनी दूर तक पाकिस्तान फैलाएगा, ये आज की चर्चा का एक बड़ा केंद्र बन करके, इस चर्चा में सवाल बन करके उभरा है, जिसको शायद नए सिरे से दुनिया को देखना समझना भी होगा, और खासतौर से भारत को, क्योंकि जब यह युद्ध थमेगा तो निश्चित मानिए कि अगर अमेरिका की इतनी सख्ती के बाद, इतना ढूंढने तलाशने और पूरा अफगानिस्तान बर्बाद करने के बाद लादेन को अपने घर में छिपा के बैठा था, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो उसने शेलिंग की है, विस्फोट किए हैं, मारा है अफगानिस्तान को, और उधर ईरान की तरफ से ट्रंप को जो गिफ्ट मिलना शुरू हो गए, जैसा ट्रंप खुद कह रहे हैं, ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि सामान्य भाव में चल रही हो। कहीं कोई अस्थिर, असामान्य है जो सारी चीजों को सामान्य करने में लगा है, और खुल करके वो टॉप सीक्रेट सामने आ गया है। अब दुनिया जान रही है कि अगर इस लड़ाई में पाकिस्तान घुसा है तो किस तरीके से, कितनी छीछा-लेदर किस किस देश की वो और कहां कहां करा सकता है। नमस्कार।